अच्छा जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बैक्टीरिया पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस किस तरह से एक्वायर करते हैं। नेचुरली तो वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे बात है हमें पता है कि पेनिसिलिन जो है वो एक्ट करती हैं सेल वाल सिंथेसिस को इनहिबिट करवा कर, जिनके अंदर सेल वाल नहीं है, जिस तरह के माइकोप्लाज्मा वगैरह होता है, वो नेचुरली रेजिस्टेंस होता है। दूसरा जो है वो बैक्टीरिया जो कि वैसे इम्परमेबल होते हैं, जो कि गुजरने नहीं देते पेनिसिलिन को, ठीक है, वो वाले बैक्टीरिया। अब एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो है वो मेन है हमारे पास। वो किस तरह से होती है? एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो है ये होती है 3 तरह से। या तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करवा के, बीटा लैक्टमेज एंजाइम क्या करवाता है, बीटा लैक्टम रिंग का जो डबल एमाइड बॉन्ड होता है उसको लाइज कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है जी, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बीटा लैक्टमेज जो होता है ना, ये हमारे पास बन सकता है, ये हो सकता है हमारे पास या तो कॉन्स्टिट्यूटिव। अब कॉन्स्टिट्यूटिव होने का मतलब ये है कि ये कॉन्स्टेंट लेवल पे एक्सप्रेस, कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट लेवल एक्सप्रेस होता है। जब एक तो होता है कि चीज़ जब नीड थी तब जीन जाकर एक्सप्रेस हुआ, ये वैसा नहीं है, वैसा कोई चक्कर नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली जो है वो एक्सप्रेस होता रहता है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूटिव हो सकता है, या फिर जो है मोस्टली क्या होता है, होती है प्लाज्मिड मीडिएटेड। कॉन्स्टिट्यूटिव के केस में थ्रू क्रोमोसोम्स और बाय द ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड, और बाय द आइदर कॉन्स्टिट्यूटिव और बाय द ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड, और बाय द ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड। खैर कुछ वो कहता है कि इस तरह की बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं जो कि जो है वो करवाती हैं, जो जिनके केस के अंदर सॉरी कुछ स्ट्रेन्स इस तरह के भी होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस, जो कि इंड्यूसिबल होते हैं, जो कि इंड्यूसिबल होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से, जिस तरह के सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स हैं, उनके केस में ये होते हैं इंड्यूसिबल। अच्छा, अब हमें पता है कि बीटा लैक्टम स्किन के अंदर, हमें पता है कि स्टेफ ओरियस के अंदर होता है। अच्छा, ये बात हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। दूसरा ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर ये बीटा लैक्टम जो है रेजिस्टेंस उनको देने के वजह बनता है, ठीक है। दूसरा इसके बारे में एक बात याद रखें कि जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि बीटा लैक्टम को एक्स्ट्रा सेलुलरली जो है सिक्रीट करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलरली। और ग्राम नेगेटिव जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनकी पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर होता है। एक ये बात होगी इनके बारे में। अच्छा, अब हम दूसरा मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है हमारे पास बीटा लैक्टमेज के थ्रू हमने कहा, दूसरा है हमारे पास डिक्रीज्ड परमिबिलिटी टू द ड्रग, ठीक है। अब डिक्रीज्ड परमिबिलिटी टू द ड्रग, जाहिर सी बात है, या डिक्रीज परमिबिलिटी जो है उसको अंदर नहीं जाने देगी, या फिर जो है इफ्लेक्स पम्प बन जाता है, जिस तरह के क्लिप्सेला के अंदर हमने कहा है कि हमारे पास ये जो है विनी कैटजन ने कहा था कि सम स्ट्रेन्स द क्लिप्सेला, उसने भी सम स्ट्रेन्स बोला, और इसने तो बिल्कुल कहा कि रेजिस्टेंट होते हैं क्लिप्सेला जो है पाइपरसिलिन ट्राइकार्सिलिन को, जो लिपिन कोटेस ने कहा है। तो इनके अंदर किस तरह से होता है क्लिप्सेला के अंदर, इफ्लेक्स पम्प के थ्रू होता है, जो कि इसकी इंट्रासेलुलर कंसनट्रेशन को जो है वो कम करवा देता है। या पेनिट्रेबल नहीं है, परमिबिलिटी या तो कम है, परमिबिलिटी के अंदर ही हमने ये बात कर दी हमारे पास के थ्रू द आउटर पेनिट्रेशन कम है, या फिर एफ्लेक्स कम जो है। परमिबिलिटी वाले के अंदर उसने दो बातें की हैं, पेनिट्रेशन या एफ्लेक्स जो है, एफ्लेक्स पम्प यहाँ पे पेनिट्रेशन के थ्रू, डिक्रीज पेनिट्रेशन के थ्रू। तीसरा आ जाता है हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। हमें पता है कि उनके साथ जाके हमारे पास ये पेनिसिलिन बाइंड करती हैं, फिर अपना एक्शन स्टार्ट करती हैं। तो अगर वो अल्टर्ड हो जाएंगे, उनका स्ट्रक्चर अल्टर हो जाएगा, तो क्लिनिकली अनअटेनेबल कंसनट्रेशन की ड्रग आ जाएंगी, ठीक है। अब ये किन किन के अंदर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन हम पहले पढ़ चुके हैं कि MRSA, ठीक है, उसके अंदर होता है, और होता है ये जी फॉर रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन जी इन द न्यूमोकोकाई। हमने कहा था हमारे पास, जब हमने पेनिसिलिन जी का डिस्कस किया था, हमने कहा था कि मैनी स्ट्रेन जो है इसके न्यूमोकोकाई के जो हैं वो भी हो गए हुए हैं पेनिसिलिन जी को रेजिस्टेंट, वो भी इस वजह से हो गए, अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स की वजह से। अब ये किस किस के अंदर होता है हमारे पास, MRSA के अंदर होता है, मेथिसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस के अंदर हो गया, और फिर दूसरा हमारे पास किसके अंदर है, न्यूमोकोकाई। हमने कहा था गोनोकोकाई तो हमने कहा था कि वो जो है वो वैसे सूटेबल नहीं रहा है। अच्छा जी, इन सम ग्राम नेगेटिव रोड्स। अच्छा, फिर कुछ एक चौथी किस्म की आप कह लें कि इसने बताई हुई है हमारे पास, ये जो है मिनी कैटजन, कुछ ग्राम नेगेटिव रोड, जिस तरह कि सूडोमोनास एरिजिनोसा, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटीसूडोनल ड्रग्स, हमने चौथी क्लास यूज़ की थी सूडोमोनास एरिजिनोसा, आखिर पे जाके जो हमने यूज़ की थी ना, उनके अंदर क्या होता है कि जो आउटर स्ट्रक्चर होता है ना, पोरिन स्ट्रक्चर, उसके अंदर चेंजेस आ जाती है। हमें पता है कि वहाँ रास्ता गुजरने के वही ग्राम नेगेटिव के आउटर मेम्ब्रेन से यही होता है, पोरिन स्ट्रक्चर के थ्रू। मेम्ब्रेन खुद तो जो है वो परमेबल होती नहीं है इसकी जो हाइड्रोफिलिक पेनिसिलिन्स को, तो पोरिन का स्ट्रक्चर जो है चेंज होता है पोरिन के स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। तो क्या क्या हो गया हमारे पास, एक तो बीटा लैक्टमेज के थ्रू हो गया जो कि इसको डिस्ट्रॉय करवाता है। फिर हमने कहा कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को अल्टर करके, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स में पता है कि वो उसके साथ आके बाइंड करके अपना काम शुरू करती है, तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के थ्रू हो गया, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के थ्रू हो गया। फिर आगे हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के बाद डिक्रीज्ड परमेबिलिटी या फिर इफ्लक्स पम्प,
पम्प या पेनिट्रेशन। फिर आ गया हमारे पास सूडोमोनास एरोजिनोसा। सॉरी, सूडोमोनास एरोजिनोसा कहते हैं पोरन स्ट्रक्चर के थ्रू हो गया। ये हमारे पास पोरन स्ट्रक्चर का मेंशन है मिनी कैप्सन के अंदर। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मुख्तलिफ पेंसिलिन के लिए ज़रा मुख्तलिफ हैं, काफ़ी सारा जो है वेरी करता है। अब देखें, हमारे पास याद रखना कि हर पहली जो 3 ग्रुप्स हैं उसमें से एक एक जो है वो ड्रग उठाएं। यहाँ पे पेंसिलिन वी लिखी हुई है, पेंसिलिन वी। दूसरे ग्रुप से एंटीस्टेप्टोकोकस में से डाइक्लोक्सासिलिन और तीसरे ग्रुप में से एमोक्सिसिलिन जो है, ठीक है। ये वाले जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ ओरल ही अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर जितने भी कम्बिनेशन हमने पढ़े हैं, जिस तरह के हमने पढ़ा था APS, ये जो है एम्पीसिलिन सेल्बेक्टम के साथ जो 2 कॉम्बिनेशन थे हमारे पास आखिरी ड्रग के अंदर पापलेसिलिन को हम यूज़ करते हैं टाइजोबेक्टम के साथ, और ये जो है ट्राइकार्सासिलिन को यूज़ करते हैं हम क्लेवेलोनिक एसिड के साथ। APS PTTC, APS स्कूल का PT हमारी टेक केयर करता है। इस तरह से इसको याद कीजिए। ये वाले सारे कॉम्बिनेशन जो हैं हम इनको यूज़ करते हैं या तो इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस यूज़ करते हैं। मस्ट बी इंटरमस्कुलर एंड मस्ट बी इंट्रावेनस, ठीक है। फिर इनके बारे में तो हमने कहा था पाइपलेसिन टाइकासिलिन के ये तो होती पारेंट्रल, हमने ये बात वहाँ पे भी कही थी, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें होंगी पारेंट्रल, ये होगी हमारे पास ओरल। फिर एमोक्सिसिलिन के जो कॉम्बिनेशन हमने कहा था XC, इसका था क्लेवेलोनिक एसिड के साथ, ठीक है। ये भी था, ये भी ओरल ही होता है। ये सारी ओरल होगी, ये पारेंट्रल होगी। फिर पेंसिलिन जीरा की ये थोड़ी जो हमें पता है, पेंसिलिन जी की जो 2 टाइप्स होती हैं, प्रोकेन और बेंजाथीन को हमने यूज़ किया था गैस गैंग्रीन के लिए जो ड्रग बेंजाथीन है, ठीक है। बेंजाइल पेंसिलिन जिसको हम कहते हैं, प्रोकेन बेंजाथीन और बेंजाथीन पेंसिलिन जी। प्रोकेन पेंसिलिन जी और बेंजाथीन पेंसिलिन जी जो है ये यूज़ करते हैं हम इंट्रामस्कुलर, और ये डीपो फॉर्म के तौर पे एक्ट करती हैं, और स्लोली रिलीज़ होती हैं, इनकी वेरी स्लोली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इनकी एक्सटेंडेड रिलीज होती है, ठीक है। एक्टिव ड्रग इज रिलीज वेरी स्लोली इनटू द ड्रग्स सो दे हैव लॉन्ग प्लाज्मा हाफ लाइफ्स, ठीक हो गया। फिर ये होगी हमारे पास अब्जॉर्प्शन। इसके बाद कर लेते हैं हम पेंसिलिन्स की। अच्छा, वो कहता है कि जो ज़्यादातर पेंसिलिन्स हैं, मोस्ट ऑफ द पेंसिलिन्स वो आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करवाती हैं, अगर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करवा दें, मोस्ट ऑफ द पेंसिलिन्स क्या करवाती, वो स्टोमक के अंदर इनकम्प्लीट, वो क्या होती हैं कि इनकम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड, इनकम्प्लीट अब्जॉर्प्शन होती है उनकी। अगर इनको जो है वो हम यूज़ कर लें आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की इनकम्प्लीट अब्जॉर्प्शन होती है। अब इनकम्प्लीट अब्जॉर्प्शन होगी तो ज़ाहिर सी बात है जाके फिर इंटेस्टाइन के अंदर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर पहुँचेंगे और फिर जाके हमारा जो फ्लोरा है उसको डिस्टर्ब करवाएंगे। इनकम्प्लीट अब्जॉर्प्शन का ये नुकसान होता है हमें। फिर दूसरा हमारे पास ये होता है कि इनको हमेशा पेंसिलिन्स के बारे में एक बात याद रखनी कि इनको हमेशा हमने एम्प्टी स्टोमक लेना होता है। फूड जो है क्या करवाता है कि गैस्ट्रिक एम्प्टी, अगर फूड के साथ ले लिया तो पेंसिलिन रेजिस्टेंट पेंसिलिन्स जो होती हैं वो के साथ ले लिया उसको फूड को हमने, तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ड्रग्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द स्टोमक एसिड, तो ड्रग्स जो है वो स्टोमक एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इसलिए हमने इसको हमेशा एम्प्टी स्टोमक लेना होता है कि 2 बातें यहाँ पे याद रखनी है, एक फ्लोरा के हिसाब से याद कर लीजिएगा, एक स्टोमक के हिसाब से याद कर लीजिएगा कि ज़्यादातर ड्रग्स होती है हम कहते हैं कि आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आर इनकम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड सो द रीच टू द इंटेस्टाइन सफिशिएंट अमाउंट्स एंड डिस्टर्ब द इंटेस्टाइनल फ्लोरा एंड दे मस्ट बी टेकन in empty stomach condition because if they're taken, if the पेंसिलिन रेजिस्टेंट के बारे में खास तौर पर बताया हुआ है यहाँ पे हमारे पास जो है लिपन कोड के अंदर पेंसिलिन रेजिस्टेंट अगर ले लेंगे स्टोमक के साथ फूड के साथ ले लेंगे तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़्यादा देर तक वहाँ पे रुकेंगी तो एसिड जो है इनको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बात होगी। फिर हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म, सॉरी, फिर इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। ये हर टिश्यू इनकी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, इवन के प्लेसेंटा को भी क्रॉस करते हैं लेकिन इनके कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट्स नहीं होते हैं। फिर ये जो है हम कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, ठीक है। फिर ये जो है वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी जो है सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आगे हमारे पास मिनी कैप्सन के अंदर लिखा हुआ है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और बोन के अंदर जो ना, बोन का जिक्र वैसे इसने यहाँ पे किया हुआ है लिपन कोड के अंदर। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर को क्रॉस करती ही नहीं है अनलेस दे आर इन्फ्लेम्ड, जब तक इन्फ्लेम्ड ना हो उस वक्त तक उनको क्रॉस नहीं करती हैं। फिर है हमारे पास के प्रोस्टेट को भी जब नहीं जाती है, इसलिए प्रोस्टेट के इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी इसको नहीं कर सकते, प्रोस्टेट के अंदर भी सफिशेंटली पेनिट्रेट नहीं करती हैं। फिर मेटाबॉलिज्म इनका, ये पोलर होती हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर छोटी सी बात है कि ये पोलर होती हैं और इनका मेटाबॉलिज्म जो है इनकम्प्लीट होता है मेटाबॉलिज्म।
लेकिन इनकम्प्लीट, यूजली इनसिग्निफिकेंट। अच्छा जी, एक्सटेंसिवली मेटाबलाइज नहीं होती हैं सिवाय पेनिसिलिन जी के, जो वो भी जो है वो रीनल इम्पेयरमेंट के अंदर ही जो है थोड़ा सा मेटाबलाइज होती है। फिर आगे हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बड़ी इंटरेस्टिंग सी है इसकी। दो रूट्स हैं एक्सक्रीशन के, एक तो जाती है यहाँ ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू। ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू किस चीज़ को, कौन से पंप वगैरह को यूज़ करती है, ऑर्गेनिक एसिड जो है ना, ऑर्गेनिक एसिड के थ्रू, ऑर्गेनिक एसिड के पंप को यूज़ करती है ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है ना हमारे पास, वो वाली ऑर्गेनिक एसिड के पंप को यूज़ करके। अब प्रोबेनिसिड जो है वो भी यूज़ करता है इसको, तो अगर प्रोबेनिसिड हमने इसके साथ दे दिया तो ये लेटर प्रोसेस वो उसको इनहिबिट करवा सकता है, ठीक है, compete करके। फिर आगे हमारे पास दूसरा इसका था कि ये जो है वो रीनल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू भी जाती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है ना, GF ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इसको लिख लेते हैं, इसके थ्रू भी जाती है, ठीक है। अब इसलिए हम कहते हैं, अब देखें रीनल के थ्रू हो रही है, तो अगर रीनल इम्पेयरमेंट है तो इसकी रीनल इम्पेयरमेंट हो गया तो हमने इनकी डोज एडजस्ट करनी होती है। नेफसिलीन और एम्पिसिलीन, और लिपन कोड के अंदर लिखा हुआ है कि ऑक्सासिलीन पे, नेफसिलीन, एम्पिसिलीन और ऑक्सासिलीन जो है ना, इनके केस में आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, इनको हम रीनल फेलो के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो मेटाबलाइज होती हैं लिवर के अंदर और बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। फिर ये हो गया हमारे पास, बस इतना ही है।